नमस्कार। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, नक्सली कमांडर की मौत की खबर है। रामकृष्ण उर्फ आरके की मौत की खबर मिल रही है। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, इनामी माओवादी 1 करोड़ रुपए का, जिसकी मौत की जानकारी मिल रही है। सेंट्रल कमेटी का मेंबर था रामकृष्ण। छत्तीसगढ़ के सीमांत इलाके में मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी के साथ ही आंध्र और ओडिशा बॉर्डर कमेटी का मुखिया भी रामकृष्ण उर्फ आरके था और मौत की खबर की जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सीमांत इलाके में मौत हुई है, ऐसी भी खबर आ रही है। सूत्रों ने न्यूज 18 से कहा है कि लंबी बीमारी के बाद मौत हुई है। कई बीमारियां थी जिसकी वजह से इलाज के लिए भी इंतजार और कोशिशें हो रही थी कि इलाज किया जा सके, इलाज करवाया जा सके, हैदराबाद तक ले जाया जा सके, ऐसी बातें भी सामने आई। अधिकारियों ने कहा है कि सूचना की अब जांच की जा रही है। 2004 में शांति वार्ता जो हुई थी, इसमें रामकृष्ण के नेतृत्व में माओवादियों ने हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी जताई भी। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार्यकर्ताओं के नाराज होने के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब मुझे संगठन की बैठक में बुलाया नहीं जाएगा तो फीडबैक कैसे मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब वो विधायक दल के नेता को बुलाते रहे हैं। कांग्रेस सदस्यों ने रेडी टू ईट और राशन दुकान के मसले को उठाया, जिस पर सीएम ने अपनी नाराजगी जताई। इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने माफी मांगी। इधर पूनिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से नाकामी हाथ लगेगी। निगम मंडलों को लेकर वो कह रहे हैं कि फिलहाल कोई प्रस्ताव ही नहीं है और नियुक्तियां नहीं होंगी। विधायकों के दिल्ली दौरे पर पीएल पूनिया का कहना था कि इसमें अनुशासनहीनता जैसा कोई मामला बनता ही नहीं। की नियुक्तियां एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें विचार विमर्श करके जो प्रस्ताव मिलते हैं, वरिष्ठ लोगों के मिलते हैं, उनका संकलन करने के बाद एक सहमति बन के प्रस्ताव भेजा जाता है और उसे फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वो अंतिम रूप लेके आदेश जारी होता है। तो ये प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल कोई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इधर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, महासचिव रवि घोष, चंद्रशेखर शुक्ला समेत तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, खासकर संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों की बयानबाजी और अनुशासनहीनता के आरोपों पर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि अनुशासनहीनता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक 2023 के चुनाव का सवाल है तो कांग्रेस पहले से और मजबूती के साथ सत्ता में दोबारा आएगी। बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्य उसमें मौजूद रहे और हर विषय के ऊपर चर्चा हुई। विशेष रूप से संगठन को किस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या उसके बाद क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए और बूथ प्रबंधन का लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ बूथ कमेटियां बनाने और उसको मजबूती से स्थापित करने का ही सिर्फ काम है। जो अनुशासनहीनता के दायरे में होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकी तो आपस में चर्चा होती रहती है, एक आध बयान होते रहते हैं, लेकिन हर बयान
के ऊपर कोई नोटिस लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, वो ऐसा नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 अक्टूबर को होनी है। इसकी जानकारी देते हुए पीएल पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव को लेकर और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस के संबंध में चर्चा को लेकर कोई एजेंडा ही नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 तारीख को है, लेकिन वो एक ओवरऑल जो संगठन में चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में चर्चा होगी, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये मुद्दे हैं विशेष रूप से जिनके ऊपर चर्चा वहाँ पर होगी। और छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस है सच उसमें कोई एजेंडा में नहीं है, लेकिन बात करते समय अगर मेंशन किया जा सकता था कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आज एक दिनी कवर्धा दौरे पर रहे। यहां पर सर्व समाज के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा अधिकारियों से भी बातचीत की है। कवर्धा पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोगों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने शहर में तनाव के दौरान पत्रकारों की भूमिका की सराहना की और कहा कि हम सब मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे। इससे पहले रायपुर से कवर्धा रवाना होने से पहले गृह मंत्री ने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। वहीं मोहम्मद अकबर ने कहा कि कवर्धा में मजबूती से शांति स्थापित करने की कोशिश जारी है। की स्थिति थी और हम लोग आते तो निश्चित रूप से भीड़ लगती और हम नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में हम हस्तक्षेप करें। और इस कारण से लगातार भले यहाँ नहीं आए लेकिन पल पल की खबर थी और पूरे समय में हम लोग लगे रहे और किस प्रकार से नियंत्रण हो सके। दो बार बैठकें कराई, शांति समिति की बैठक हुई, समाज प्रमुखों की बैठक हुई। आप लोगों से भी लगातार अलग अलग माध्यम से हम लोग निवेदन करते रहे और आज जब स्थिति सामान्य है तो और अच्छा मजबूती से ये स्थापित हो जाए, शांति हो जाए। इस कारण माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, कोई जांच वाँच के संबंध में नहीं आए। अभी बातें आई हैं अंदर में पुलिस की भूमिका के विषय में, तो निश्चित तौर पर मैं वरिष्ठ अधिकारियों से, हालांकि एडीजी तुरंत यहाँ भेज आ गए थे, अभी चूँकि जांच प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम उधर ध्यान नहीं दिए हैं। अभी उसकी भी भूमिका पे अगर देखने को होगा तो ज़रूर देखें। घटनाक्रम के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, शांति व्यवस्था, उसमें और कोई चूक तो नहीं है। क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है ताकि वहाँ के नागरिक सुरक्षित रहें, ठीक रहें। और जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उसको बढ़ाना कब तक है, क्या है, बस ये चर्चा करके जानकारी लेना और जो आवश्यक लगे वो। सरगुजा से 300 किलोमीटर पदयात्रा कर राजधानी रायपुर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने की मांग की। सीएम निवास पर कार्यालय में सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। सीएम ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठकर उनकी बातों को सुना, सार्थक चर्चा की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी सभी लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि शिकायतों को लेकर सरकार से बात की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव यदि दिया गया है तो उसकी भी जांच होगी। किसी भी तरह का कोयला ब्लॉक या किसी भी तरह की परियोजना को हम वहां स्वीकृति नहीं देंगे और इसकी मांग लेकर मेरे पास आए हैं और मैंने इनकी बात को सुना है और सारी जानकारी के बाद मैंने कहा है कि इस तरह का अगर प्रस्ताव जो आपका नहीं है और वास्तव में ये फर्जी तरीके से हुआ है तो इन बिंदुओं के ऊपर भी मैं शासन स्तर पर इसकी जांच कराऊंगी और जो भी कुछ है उनकी सहमति के बगैर कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो बिल्कुल ही वहाँ पर अनुमति, उनको संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि ग्राम सभा चाहेगी तभी आप कोई भी काम। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि आदिवासी समारोह के लिए देश भर में
न्योता दिया जा रहा है, लेकिन 300 किलोमीटर चलकर पहुंचे आदिवासियों से मिलने की सीएम के पास फुर्सत नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी निशाना साधा। अरण्य के आदिवासियों से टीएस सिंहदेव मिलकर आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरी कोई जानकारी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के पास में इंटेलिजेंस है। अगर वनवासी 450 किलोमीटर से चलकर आते हैं, 350 किलोमीटर से चल के आते हैं, तो उनसे मिलने के लिए मना करना, उनसे नहीं मिलना, ये छत्तीसगढ़ के वनवासियों का, आदिवासियों का अपमान है। इसको छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के दौरे से एक दिन पहले ही एसईसीएल की मेगा प्रोजेक्ट बिलासपुर ने रेलवे के सीनियर डीओएम को जारी पत्र में नॉन पावर सेक्टर की नींद उड़ा दी है। दरअसल एसईसीएल ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला रोक दिया है। पत्र जारी कर अगले नोटिस तक इस सप्लाई को सस्पेंड किया गया है। कई बड़े उद्योगों में कोयले की कमी बनी हुई है। 2 दिन में सप्लाई अगर नहीं हुई तो प्लांट को बंद करना पड़ सकता है। एसईसीएल के इस फैसले से स्टील, एल्यूमिनियम समेत मध्यम और छोटे उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा। इधर एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी ने अपनी सफाई दी। जहां तक कोयले के क्राइसिस के बारे में देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वास्तव में ऐसी स्थिति है ही नहीं। ये जो है डायरेक्टली जो है, जो प्राइवेट सेक्टर को जो है फायदा पहुंचाने के लिए महंगी, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स जो है वो जो है सस्ती बिजली जो है अपने उपभोक्ताओं को, और कई स्टेट तो जो है फ्री बिजली देती है, तो उनको सबक सिखाने के लिए जो है इस तरह से किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसीसीएल के लिए पावर, नॉन पावर तथा अन्य सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समतुल्य हैं, और हम सभी को अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अब कोयले की कमी से जूझ रहा है। इसको लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरबा जिले में एसईसीएल की मेगा माइंस का निरीक्षण किया। बैठक में उत्पादन में आ रही हर समस्या पर विचार किया गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाना, मॉनसून, रेलवे रैक की उपलब्धता, भूमि स्थापित बसाह समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे तरफ से, एसईसीएल से तरफ से किसी को कुछ नौकरी देना है, कॉम्पेंसेशन को तुरंत करने के लिए कहा हूँ, और कई उस तरफ से भी मीन फैमिली वाले किसको नौकरी देना चाहिए ये भी उन लोगों ने बता नहीं रहा है। वो भी सॉल्व करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिले के विकास के मसले पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को मिलजुल कर काम करने की बात कही। शासन पक्ष के भी जनप्रतिनिधि होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, शासन के निर्णयों को पालन करने के लिए कार्यपालिका होती है, अधिकारी होते हैं। तालमेल आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य कार्यपालिका का भी, अधिकारियों का भी लोगों की सेवा करना है, उनको मदद पहुंचाना है, और जनप्रतिनिधि भी यही उद्देश्य को लेके काम करते हैं। तो दोनों मिलके जितना अच्छा से काम करेंगे उतनी दिक्कतें भी कम होंगी और उतने अच्छे वातावरण में काम होगा। तो ये एक बात रहती है जिसको सुनिश्चित करना आवश्यक रहता है। बिलासपुर में 9 अक्टूबर को हुई दिनेश धीवर की हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर आज मृतक की पत्नी समेत कई लोगों ने एसपी कार्यालय बिलासपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ अज्ञात लोगों ने दिनेश पर हमला कर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने जमीन विवाद को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में एफआईआर के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाने पर मजबूरन सभी को ज्ञापन सौंपना पड़ा। सूरजपुर के केरता स्थित शक्कर कारखाने के पूर्व जीएम और प्रबंध संचालक समेत 5 कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। दरअसल 14 मई 2020 को शक्कर कारखाने में एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान 5 कर्मचारियों पर लापरवाही और कार्य अनुरूप सुरक्षा का अभाव पाए जाने पर कई धाराओं के आधार पर केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से शक्कर कारखाने में हड़कंप मचा हुआ है।
कांकेर में तेंदुए ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया। खेत के पास महिला का शव 2 टुकड़ों में मिला, जिससे इलाके में दहशत है। यह घटना नरहरपुर वन परिक्षेत्र के बन सागर की है और सोते समय मृतक महिला प्रमीला बघेल पर तेंदुए ने हमला किया। महिला का शव मिलने के बाद वन अमले को खबर की गई। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर इलाके का मुआयना किया और आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू की। इससे पहले भी तेंदुए ने 2 लोगों की जान ले ली है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। विजयादशमी के मौके पर कल नागपुर में संघ की रैली होगी और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन होना है। संघ प्रमुख के संबोधन पर देश की निगाहें हैं। उधर संघ की रैली का आयोजन कोरोना के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए प्रोटोकॉल के साथ किया जाए। नागपुर के रेशम बाग में संघ की रैली होगी। मुंगेली में नवरात्र के मौके पर माता की आराधना हो रही है। आज ज्योति जवारों का विसर्जन किया जा रहा है। मां महामाया मंदिर में मांदर की थाप पर पारंपरिक जस गीतों के साथ लोग माता की भक्ति में झूमते नजर आए। और इधर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की पूजा विधान की रस्में जारी हैं। रथ परिक्रमा के साथ ही बस्तर दशहरे की सबसे अहम रस्म निशा जात्रा विधान को विधिवत पूरा किया गया। पूजा गुढ़ी में हुई इस तांत्रिक पूजा में राज परिवार के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान 12 बकरों की बलि दी गई। इससे पहले बस्तर दशहरे के खास रस्म बेल पूजा को भी राज परिवार के सदस्यों ने पूरा किया। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी, रावण भाटा, BTI ग्राउंड समेत अनेक स्थानों पर कल रावण दहन किया जाना है। इसके मद्देनजर राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। 150 से अधिक पुलिस बल, 80 पेट्रोलिंग पार्टी दुर्गा विसर्जन और रावण दहन कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी। वहीं WRS कॉलोनी में होने वाले आयोजन को लेकर रेल SP ने भी मौके का मुआयना किया और मैदान के करीब गुजरने वाली ट्रेन की गति सीमा 25 से 30 किलोमीटर भी निर्धारित की, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। इसके साथ ही कोरोना के चलते दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।